नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस 2024 के लिए ए टू जेड सीरीज़। तो ये ए टू जेड सीरीज़ में हमने जनवरी से लेकर के और मई तक का जो राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स है वो कवर कर लिया था और उसके अलावा जो स्ट्रैटेजी वीडियो में या फिर जो जनवरी मंथ का करंट अफ़ेयर्स का वीडियो था उसमें हमने बात कर ली थी कैसे हम लोग कवर करेंगे कि राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स अक्टूबर तक का हम लोग कवर करते हैं पहले और उसके बाद अक्टूबर का जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग जो इंडिया है और इंटरनेशनल है, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स है और कुछ पर्सन इन न्यूज़ या मिसलेनियस कह लो। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ख़ैर, पर सिंस मैं खुद ही ये सारा काम करता हूँ और टाइपिस्ट को चीज़ें पकड़ाना, है नोट्स बनाना और फिर वो टाइपिंग करवाना, तो इस वज़ह से थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। पर हाँ, ये है कि ए टू ज़ेड सीरीज़ का मतलब जो है, वो यही है कि यहाँ पर आपको मतलब 130 मार्क्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 130 मार्क्स का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे, जो आरएएस प्री के लिए। और जैसा कि मैं पहले भी देखो अगर जो स्टूडेंट्स मुझे पहले से जानते हैं, आरएएस मेंस की सीरीज़ से, तो आरएएस मेंस में ऐसे ही था कि मैंने 250 मार्क्स का बोला था, तो 250 मार्क्स का कंटेंट मैंने अपलोड कर लिया था, है ना? और वो जितना कंसाइज़ मटीरियल था, हम लोग कोशिश करेंगे इसमें भी वही करने की, कि जो प्री ओरिएंटेड जो मटीरियल है, वही प्रोवाइड कराया जाए, उसी के लेक्चर्स हों, बहुत ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ देखो, कल-परसों मेरे पास कोई मैसेज आया, उसमें उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मैंने बोला कि कौन-सा सब्जेक्ट शुरू करना है। अब नेक्स्ट है ना, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर राजस्थान की ज्योग्राफी हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, जो थोड़े से मुश्किल सब्जेक्ट्स लग रहे हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप है ना एक काम करो 6 टू 12th की जो है ना आरबीएससी बोर्ड की बुक्स आरबीएससी बोर्ड की बुक्स कौन-सी इंग्लिश मीडियम में, आप तो ये अरेंज करवा दो, है ना? बाकी हम कर लेंगे। तो अब मैं आपको सबको अलग-अलग जवाब देने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि इसी में बता देता हूँ। तो देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है पीस टाइम स्ट्रैटेजी, है ना? और एक होती है वॉर टाइम स्ट्रैटेजी। अब है ना जो पीस टाइम होता है ना, उसमें काम बनता है आरबीएससी बुक्स का या एनसीईआरटीज़ का। वैसे तो ये जो एनसीईआरटी का और आरबीएससी बुक्स का बहुत हौवा बना हुआ है ना, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम देम ड्यूरिंग योर वॉर टाइम, है ना? अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और 2-3 साल बाद, 2 साल बाद या डेढ़ साल बाद अटेम्प्ट देना है, तो डेफ़िनिटली आपको एनसीईआरटीज़ कवर करनी चाहिए। पर आरएएस में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य है। तो ये बात रही और दूसरी बात है वॉर टाइम स्ट्रैटेजी है, तो आपके पास में आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा समय है, अक्टूबर 9th ऑफ अक्टूबर है आज, तो आप मान लो कि आधा अक्टूबर गया हुआ ही है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, है ना? 3 महीने बचते हैं या साढ़े 3 महीने मान लो, पर 15 दिन तो आप एटलीस्ट रिविज़न के लिए रखो, 3 महीने बचते हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि आप 6th से 12th की आरबीएससी की बुक्स पढ़ भी लोगे, उनको रिवाइज़ भी कर लोगे और रिवाइज़ भी मतलब एक बार रिविज़न से तो काम चलेगा नहीं, एटलीस्ट आपको 3 रिविज़न, 4 रिविज़न चाहिए, है ना? तो कोशिश यही करो कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी में ना फँसो और दूसरी मतलब जो चीज़ें आपको इधर-उधर देखने को मिलती है, उनमें ना फँसो, सीधी-सीधी स्ट्रैटेजी रखो। मैं पहले भी बता चुका हूँ सिलेबस, ठीक है? सिलेबस का पेपर उठाओ और टॉपिक वाइज़ उसको खत्म करो। दूसरा पीवाईक्यू उठाओ और एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ करो तो सब्जेक्ट वाइज़, ईयर वाइज़ करो तो ईयर वाइज़, ये कर लो। दिस इज़ मोर देन इनफ अगर आप इतना कर लेते हो तो उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना? आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। तो ये तो बेसिक बात रही, वैसे मैं बार-बार हर वीडियो में ये सब कुछ बता नहीं सकता हूँ, थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो जाती है और मेरा तो बेसिक मोटो ही यही है कि ये कंटेंट इसीलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि चारों तरफ जो कंटेंट अवेलेबल है ना, वो अवेलेबल है 5-5 घंटे, 6-6 घंटे और इतने में आप 1-1 महीने के करंट अफ़ेयर्स करोगे, है ना? और एट द एंड आपको 12 महीने का करंट अफ़ेयर्स करना है, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको कंसोलिडेट करना और सेकंड इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं है, तो हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम का कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करें। तो ठीक है, ये बेसिक बात रही। अब हम लोग देख लेते हैं राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स जो जून मंथ का है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं देखो कमला बेनीवाल जी के बारे में। अब कमला बेनीवाल जी राजस्थान की कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं और बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व इनका रहा है। 2003 में ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान बनी थी। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है इसलिए ये हमारे करंट अफ़ेयर्स में भी है और वैसे भी हम लोग राजस्थान पॉलिटी अगर आप देखोगे राजस्थान की जो पॉलिटी है, उनमें इनका नाम आप बार-बार पढ़ोगे और राजस्थान पॉलिटी से क्वेश्चन्स भी बहुत अच्छे-अच्छे बनते हैं। उनमें से देखो इनका क्वेश्चन बनने का बहुत चांसेस हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैटिक और प्लस करंट जो दोनों टॉपिक मेल खा जाते हैं ना, वो टॉपिक तो हमारे लिए सुपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये टॉपिक जैसे राजस्थान पॉलिटी का टॉपिक है, हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये गवर्नर रहे हैं देखो त्रिपुरा, गुजरात और मिज़ोरम के।
अब ये तीनों स्टेट आपको याद रखने हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, ये जस्ट बिफोर हर डेथ ये शायद गुजरात के गवर्नर थे। फिर ये आमेर असेंबली से 54 में, है ना, 1954 में इन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा। 1927 में ये बॉर्न है, कोरीर गाँव है, कहाँ पर? झुंझुनू में, वहाँ की ये जन्मी हुई हैं। एट द एज ऑफ 11 देखो इन्होंने पार्टिसिपेट किया किसमें? इंडिया क्विट मूवमेंट में। ये इंडिया क्विट मूवमेंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट है ना? क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी अगर थोड़ी-सी बेसिक बात करूँ, वैसे तो हम लोग, है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स बनाएँगे। वैसे मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करूँगा, एंशिएंट और मिडाइवल, है ना? मिडाइवल और एंशिएंट हम लोग नहीं कवर करेंगे, क्योंकि अगेन द सेम पीवाईक्यूज़ में कोई बहुत ज़्यादा इनका वेटेज रहा नहीं है इसलिए। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, तो 8 अगस्त 1942, है ना? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक नाम की जगह वहाँ से। चलो ये बाद में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के साथ में ही देखेंगे, वरना थोड़ा लंबा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट भी। फिर इसके आगे देखें तो हम लोग उम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है? तो ये भई गोडावण होता है ना? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है? गोडावण होता है। ये आपको पता होगा, जैसलमेर और उस साइड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में मिलते हैं। थोड़ा कुछ जो जनसंख्या है वो कच्छ में, और थोड़ी बहुत एक आधी मिलती है तो महाराष्ट्र में भी मिलती है। तो ये जो डेज़र्ट नेशनल पार्क है जैसलमेर में, वहाँ पर एक वाटर होल सर्वे हुआ ताकि पता लगाएँ कि गोडावण की जनसंख्या अभी करंटली है कितनी? क्योंकि आपको, अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको पता होगा कि जो गोडावण है, उनके साथ में एक प्रॉब्लम है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये सबसे बड़ा ऐसा पक्षी है जो उड़ सकता है, और अब ये ऐसा पक्षी है जो उड़ सकता है, तो इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रीक्यूट हो जाता है, इलेक्ट्रीक्यूट हो जाता है ना? जो बड़े-बड़े वायर्स हैं, जो हाई वोल्टेज लाइन्स हैं, जो जैसलमेर और उस एरिया में फैली हुई हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से इनका नंबर जो है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रहा है। तो गोडावण की संख्या देखो देखी गई डेज़र्ट नेशनल पार्क में 64, ये तो चलो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। भारत में देखो 150 है, उसमें से 128 राजस्थान में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ब्रीडिंग सेंटर्स, दूसरी चीज़ क्या है? ब्रीडिंग सेंटर्स है इसके 2, सुदासरी और रामदेवरा, दोनों जैसलमेर में जगह हैं, वहाँ पर ब्रीडिंग सेंटर्स है, तो ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। फिर आगे देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अब देखो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज वैसे ही आपको पता है कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज की समस्या इतनी बड़ी है कि ये पूरे भारत में पॉपुलर है, राजस्थान इसके लिए। और अभी रिसेंटली क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक डिसीजन सुनाया, उसमें सरपंच को, है ना, सरपंच को ज़िम्मेदार ठहराया है किसके लिए? अगर बाल विवाह नहीं रोका जाता है किसी जगह पर, किसी गाँव में, किसी ग्राम पंचायत में, तो सरपंच उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। तो क्या ऐसा कहीं पर लिखा हुआ भी है क्या? तो हम देखें तो जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है 2006 का, आपके मेंस के सिलेबस में भी ये है लॉ में, और उसकी धारा 11 के तहत, है ना? उसकी धारा जो है 11, उसके तहत सरपंच और पंच अगर लापरवाही बरतते हैं, तो ज़िम्मेदार उनको ही ठहराया गया है। तो मतलब इसका मतलब तो ये हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी तो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था इसलिए, पर ये अधिनियम की धारा 11 में ये चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है। फिर राजस्थान पंचायती राज नियम जो है, अधिनियम, सॉरी, ये नियम अधिनियम होगा 1996, या फिर आप देखो ओरिजिनल जो है वो 1953 का है। जो राजस्थान पंचायती राज एक्ट है वो 1953 का है। ये 1996 के अनुसार भी बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का जो कर्तव्य है वो किसका है? सरपंच की। मतलब बेसिकली बात इतनी सी है कि ये सरपंच की ड्यूटी है। आप थोड़ा बहुत ये सब फैक्ट याद रखो। राजस्थान पंचायती राज ये जो अधिनियम है 1953 का था, उसके बाद में 1996 का है, और जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है 2006 का, उसकी धारा 11 के तहत। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पॉलिटी में बनते हैं। फिर हरिवन वृक्षारोपण अभियान। तो अब वैसे बताओ राजस्थान में ये वृक्षारोपण को लेकर के इतने अभियान चल रहे हैं। हम लोग एक-एक करके जो थोड़ा इम्पोर्टेंट लगे वो देखेंगे। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, है ना, जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये अभियान चलाया गया है 1 से 31 जुलाई को। इसमें क्या है, जो अलग-अलग जैसे सीएचसी हो गए और पीएचसी हो गए, वहाँ पर अलग-अलग जैसे 10-15 ऐसे-ऐसे पौधे लगाए जाएँगे, वो मुझे लगता नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। आप ये याद रखना किस विभाग द्वारा है, तो जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा है। फिर एक एस्टैब्लिश की जा रही है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। आप देखना ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये जयपुर में की जाएगी, और यहाँ पर होगा क्या? ईडी, सीबीआई, एनआईए और डीआरआई, है ना, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है। तो ये सब की ट्रेनिंग कहाँ पर की जाएगी? फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर एक कुलाधिपति अवार्ड होता है भाई। कुलाधिपति अवार्ड क्या होता है? वाइस चांसलर्स अवार्ड होता है। तो ये इस बार का मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को दिया गया है ना? मोहनलाल सुखाड़िया, इनके एमएलएसयू जो है उदयपुर में लोकेटेड एक यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर एक वाइस चांसलर इसके थे अमेरिका सिंह, है ना? काफ़ी विवादित
व्यक्ति रहे उस टाइम पर, तो अमेरिका सिंह जी हैं, वो उस टाइम पर थे 2021-22 में, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको एमएलएसयू याद रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को। फिर एक राजस्थान साहित्य पुरस्कार, तो राजस्थान साहित्य पुरस्कार सर नेम प्रकाशन नागौर द्वारा दिया जाता है और इसमें देखो 28 लोगों को दिया गया है, तो 28 का नाम हमको ना तो याद होना है, नाम से कोई पूछेगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है, रूपचंद समदड़िया स्मृति राजस्थान भाषा सेवा शिखर सम्मान। तो इसका इनका नाम आप याद रखना, प्रोफेसर जहरू खां मेहर है, जोधपुर के रहने वाले हैं ये। तो इनको ये दिया गया है राजस्थानी साहित्य पुरस्कार में, रूपचंद समदड़िया वाला जो पुरस्कार है, वो इनको दिया गया है। फिर अरिजीत बैनर्जी की बात करें तो ये भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के, और ये आईएफएस ऑफिसर हैं 1991 बैच के। ये किस लिए पॉपुलर है? इनको मैन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। हम क्यों न्यूज़ में पढ़ रहे हैं? तो इनको देखो हॉफ बनाया गया है। हॉफ मेरे को तो बड़ा अच्छा नाम लगता है, हॉफ, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स बनाया गया है, या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और हॉफ, है ना? ये राजस्थान का जो हेड होता है फॉरेस्ट विभाग का। जैसे आपको पता होगा एसीएफ होता है, सीसीएफ होता है ना? एसीएफ होता है, उसके बाद में सीसीएफ होता है, जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है। तो ये अलग-अलग पोस्ट होती हैं जो फॉरेस्ट विभाग होता है उसमें। तो ये हेड बनाए गए हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, जो हेड ऑफ सिविल सर्वेंट्स होता है इन द स्टेट। और वैसे ही सिमिलरली अरिजीत बैनर्जी क्या है? हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स। मुनीश गर्ग इनसे पहले थी, तो इनका आपको नाम याद रखना। मुनीश गर्ग की जगह पर कौन आए हैं? अरिजीत बैनर्जी। फिर आगे देखें तो विधानसभा की 15 समितियां। अब वैसे तो देखो 15 समितियां की है, टोटल 21 ऐसी कमिटीज होती है ना। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने वो इनका इसका गठन करते हैं। 21 टोटल कमिटीज बनाई जाती हैं, किसके लिए? जो कार्य संचालन होता है, कंडक्ट ऑफ वर्क होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके लिए। अभी तक 19 कमिटीज फॉर्म भी कर दी हैं, पर 19 का हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पर कुछ 4 कमिटीज़ हैं जो मैंने देखा है बार-बार पीवाईक्यू में पूछी हुई है। तो वो कौन-कौन सी है? एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है, पीएसी जन लेखा समिति। तो टीकाराम जूली जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर एस्टिमेट्स कमिटी ए है, प्राक्कलन समिति अर्जुन लाल जिंगर को इसका अध्यक्ष बनाया है। एस्टिमेट्स कमिटी बी, प्राक्कलन समिति ख, श्रीचंद कृपलानी है। और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, है ना, राजकीय उपक्रम समिति, इसका अध्यक्ष बनाया है कालीचरण सराफ जी को। तो ये चारों प्लीज़ याद रखना, क्योंकि ये पहले क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। बाकी अलग-अलग बहुत सारी 19 तो कमिटीज़ हैं ही बनी हुई, टोटल 21 होती हैं, ये भी याद रखना। और इसके अलावा किसी के नाम याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर अब देखें स्टेट लेवल कमिटी ऑन रिवर ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। आपको पता होगा नर्मदा नहर, है ना? नर्मदा नहर प्रोजेक्ट है एक। अब वो नर्मदा नहर प्रोजेक्ट कहाँ से? और जालोर और बाड़मेर में, है ना? राजस्थान में जालोर और बाड़मेर में है। तो अगर कोई ऐसी नहर है जो डीप वेस्ट में, है ना, राजस्थान के डीप वेस्ट में जाती है, तो वो नर्मदा नहर है। सिमिलरली अब क्या हो रहा है कि एक वाटरवे बनाया जा रहा है, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, वहाँ से लेकर के बाड़मेर तक, है ना? अब ये वैसे जहाँ तक मुझे पता है, ये जो बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी है और उसकी खोज और भी चली रही है, तो उसकी वजह से ये एक वाटरवे बना रहे हैं। अब ये वाटरवे क्या होगा? देखो 490 किलोमीटर लंबा होगा, 100 मीटर चौड़ा और लगभग 4 मीटर गहरा होगा। ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें कार्गो शिप्स चलेंगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। 3000 टन तक की कैपेसिटी की क्या चल सकती है? कार्गो शिप। तो अब बाड़मेर में क्या रेत लेने तो आएँगे नहीं कार्गो शिप, 3000 टन रेत ही ले जाएँगे और फिर अरेबियन सी है। तो बेसिक बात यही है कि ये इसके थ्रू करेंगे बाड़मेर को कनेक्ट किससे? अरेबियन सी से। है ना? अरेबियन सी जो पोर्ट है गल्फ ऑफ कच्छ के वहाँ पर गुजरात में जो पोर्ट है, उससे इसको कनेक्ट करेंगे। अडानी पोर्ट है शायद वो, तो उससे इसको कनेक्ट करेंगे। तो ठीक है, एक बार अब देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ क्या-क्या है। तो ये क्या है? स्टेट लेवल कमिटी ऑन रिवर ट्रांसपोर्ट। इसमें टू बिल्ड वाटरवे फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू बाड़मेर। इंस्ट्रक्शंस किसने दिए इसके? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही मिनिस्ट्री है, क्योंकि राजस्थान में तो ऐसी कोई मिनिस्ट्री होती नहीं है। फिर अध्यक्ष देखें इसका, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अभय कुमार जी, है ना? इनका भी नाम याद रखना। इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है और वाटरवे के बारे में हमने बात कर ही दी। फिर देखें तो एक स्काडा सिस्टम। आपको पता होगा इससे पहले भी हमने एक जगह पर पढ़ा था पिछले या पिछले के पिछले महीने के करंट अफेयर्स में, कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत, जिससे हमको रियल टाइम डेटा मिले। तो सिमिलर सिस्टम है स्काडा सिस्टम, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। जैसा कि नाम क्लियर करता है, सुपरवाइजरी की जाएगी इससे और डेटा एक्विजिशन किया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखते हैं। पहली बात तो ये फंडेड है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक, है ना? ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स वर्ल्ड बैंक का ही कोई डिपार्टमेंट है। तो आप वर्ल्ड बैंक याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया याद रखना है।
फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हुआ? ये राजस्थान जो ज्योग्राफी है, उसमें भी ये टॉपिक है हमारे पास में, जो अलग-अलग डैम्स हैं और ये सब और उनकी लोकेशन। तो कहाँ-कहाँ पर देखो ये परियोजना में बिसलपुर, माही, गूड़ा और जवाई, ये चारों जगह पर स्काडा सिस्टम लगा दिए गए हैं। चंबल नदी के जो 3 बाँध हैं, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, यहाँ पर भी इनको भी शामिल किया गया है। फिर और देखें तो कोटा बैराज, पार्वती बाँध, धौलपुर, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। छापी बाँध, झालावाड़, ये भी इम्पोर्टेंट है और सोम कमला अंबा बाँध, डूंगरपुर। देखो जो अब जैसे मैं उदयपुर में रहता हूँ, तो मेरे लिए ये नाम नए नहीं है। पर अगर पार्वती बाँध देखो, तो ये नाम नया है। पर जो धौलपुर में रहता होगा, जो भरतपुर में रहता होगा, उसके लिए ये नाम अगर वो वैसे अंदाज़ा नहीं लगा पाया, उसने सिर्फ़ पढ़ा ही पढ़ा हो, तो याद करना मुश्किल होता है। तो ये थोड़े से अलग नाम है और ये राजस्थान ज्योग्राफी में थोड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इनको भी इसमें ऐड किया जाना है। फिर नर्मदा नहर परियोजना जो है सांचौर में, है ना? अब वो मैं आपको जालोर और वो बता रहा था, तो उसमें सांचौर भी इंक्लूड है। तो सांचौर में गंग नहर और भाखड़ा नहर कहाँ पर है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, तो यहाँ पर भी ये किया जाना है। तो टोटल आप देख लेना, यहाँ पर ये जो-जो नाम लिखे हुए हैं, इनमें ये स्काडा सिस्टम लगाया जाना है। कहाँ-कहाँ लगा दिया गया है? तो ये यहाँ पर लगा दिया गया है, बिसलपुर, माही, गूड़ा और जवाई, ये 4 जगह पर लगा दिया गया है। क्या काम होगा इसका? कैप्चर करेगा ये क्या? रियल टाइम डेटा और यूज़ फॉर मॉनिटरिंग वाटर इन्फ्लो एंड फ्लड कंट्रोल। ठीक है? फिर आगे देखते हैं। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देख लो 13th एडिशन हुआ था, कहाँ 5 से 7 को 5 से 7 मई को। नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर है सीतापुरा, जयपुर में। ये याद रखना जेईसीसी में नहीं हुआ था, है ना? क्योंकि बाकी हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो जेईसीसी में, जो जयपुर एग्ज़िबिशन और कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर होते हैं, वो भी सीतापुरा में ही लोकेटेड है। तो ये ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार जो है, ये कहाँ पर हुआ था? नोवोटेल कन्वेंशन सेंटर में और इसका जो आयोजन है, वो राजस्थान का पर्यटन विभाग और भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फिक्की, है ना? फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसके द्वारा किया गया। फिर आगे देखिए राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। अब राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पिछले 20 सालों से ये ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, राजस्थान में रेगुलरली हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का मेला है। अब देखिए इसका आयोजन तो 1 से 28 मई 2024 को हुआ, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आयोजन स्थल जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आयोजक किसका है? सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, है ना? अब ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे मत बोल देना, आप कह तो रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा, पढ़ा रहे हो पूरा सहकारिता विभाग। तो सहकारिता विभाग भई कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव उपभोक्ता कंज्यूमर होता है, संघ यूनियन होता है ना? थोड़ा-थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग कि हिंदी और इंग्लिश में पहले बात कर चुका हूँ, वैसे बार-बार मेरे को क्या है कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम है इससे रिपिटेटिवली कोई बात बोलने से। पर इसमें यूट्यूब पर पढ़ाने से क्या है कि ऐसा होता है हर बार कोई नए यूज़र्स आपसे जुड़ते हैं जिन्होंने आपका पहले जो आपने कंटेंट अपलोड किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो देखा हो। तो इसलिए वो बार-बार रिपीट भी करनी पड़ती है, ज़रूरी भी है वैसे रिपीट करना। इंडस्ट्री में सर्वाइव करने का तो शायद यही रूल है। देखते हैं, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं अभी। फिर सहकारिता विभाग ये देखो 20 वर्षों से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, तो ये हमने बात कर ली। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, डेट याद रखना, कहाँ ऑर्गेनाइज़ हुआ था ये याद रखना। फिर कॉमन फैसिलिटी सेंटर। अब देखो कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये भी आप देखो तो करंट अफेयर्स में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग जो इंडस्ट्री वाला टॉपिक होता है उसमें पढ़ते हैं वैसे तो। कारोली भिवाड़ी में सीएफसी है ना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया है। अब कारोली, ये करौली नहीं है, पहली बात तो करौली अलग है। भिवाड़ी अलवर में जगह है और वहाँ पर आपको पता होगा तो लार्ज स्केल है ना, लार्ज स्केल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप है। सिमिलरली वैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया में अलग-अलग ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, तो कुछ ब्लॉक है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की होंगी, कुछ होंगी जहाँ पे आईटी की होंगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है ना, उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को जितनी भी फैसिलिटी चाहिए, उनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है कारोली, भिवाड़ी में। मैंने बता दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है पर ये। इसके आगे देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट। अब ये है क्या? सबसे पहली बात हम देखें, 9 मेजर डिजीजेस है ना। अब जैसे नाम से क्लियर है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब 9 मेजर अलग अलग डिजीजेस हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। रिसर्च यूनिट मतलब रिसर्च का काम करेगी, R&D का काम करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो हम देखें, मेडिकल कॉलेज विल कंडक्ट रिसर्च ऑन 9 मेजर डिजीजेस इंक्लूडिंग क्या 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 है? सिलिकोसिस हो गया, डिप्रेशन, डायबिटीज, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और थायराइड जैसी, और टोटल 9 है ना? तो ये 9 नंबर याद रखना है आपको। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो क्या कह रही है कि ये ऐसे रिसर्च यूनिट्स कहाँ पर? 6 मेडिकल कॉलेजेस, है ना? पूरे देश में 6 मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे हम लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो रिसर्च यूनिट्स हैं वो स्थापित करेंगे। तो 6 मेडिकल कॉलेजेस में करेंगे, उसमें से राजस्थान में 2 हो रहे हैं भई। तो कहाँ-कहाँ है प्रदेश में? झालावाड़ और पाली मेडिकल कॉलेज में इसको स्थापित किया जाना शामिल है। तो ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पूरे देश में देखो 6 ही हो रहे हैं, उसमें से 2 राजस्थान में हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
फिर ये देखो कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं और कुछ चर्चित व्यक्ति हैं। गर्वित गुप्ता, है ना? 14 साल के बच्चे हैं, ये 10th क्लास के खेडली अलवर के रहने वाले। इन्होंने देखो एक यंग अचीवर अवार्ड होता है किसके द्वारा, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके द्वारा एक यंग अचीवर अवार्ड होता है, ये इनको दिया गया है। फिर अवलोकित सिंह हैं, आप ये याद रखना, स्क्वॉश अकेडमी, राजस्थान स्क्वॉश अकेडमी के ये प्लेयर हैं और इनको भारतीय टीम में चुना गया है। तो इनका गेम आपको याद रखना है स्क्वॉश, है ना? स्क्वॉश आपको पता होगा टेनिस जैसा होता है पर उसमें सामने आदमी नहीं होते हैं, है ना? दीवार के साथ में खेलते हैं वो अपन। फिर नादिर खां हैं, रजत राजभर और यश मारवाड़ी। ये जूडो जूडो गेम होता है, सॉरी कराटे, है ना? कराटे से रिलेटेड है। काठमांडू नेपाल में नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी 9th, तो वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मतलब इनको मेडल वगैरह मिले, पर मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे लिए मेडल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ओलंपिक्स वाले हम लोग मेडल वैसे भी याद कर के थक जाएँगे। तो अभी इनका बस नाम और गेम याद रख लेना आप तो, कि कौन-सा गेम है, कराटे है और अवलोकित सिंह का कौन-सा है, स्क्वॉश है। फिर आगे देखें तो एक रेबीज़ इरेडिकेशन के लिए जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी बनाई। किसके लिए? रेबीज़ इरेडिकेशन। कब तक? 2023 तक। ये मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, 2023 तक क्यों बनाई होगी भई, 2023 तो ऑलरेडी निकल गया है, तो ये एक बार चेक करूँगा 2026 हो या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। तो अंडर रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसके जो अध्यक्ष हैं ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कौन है? मुख्य सचिव राजस्थान। अब देखो रेबीज़ इरेडिकेशन है, नाम से ऐसा लगेगा कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट होंगे उसके सेक्रेटरी या उसके एसीएस, है ना? इसके जो कमिटी होगी उसके अध्यक्ष होंगे, पर जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, तो ये याद रखना। फिर एक स्वीप एक्टिविटी होती है, ये क्या होती है? तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ऑनलाइन कुछ ये सर्वे वगैरह वो होता है। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लिखा है किसने? सीकर जिले ने, है ना? सीकर जिला प्रशासन है, उसने लिखा है कैसे? 9.16 लाख वोटर्स ने ओथ लिए यहाँ पे वोट करने के लिए। तो ये स्वीप एक्टिविटीज़ में आप नाम याद रखना किसका? सीकर जिले का। फिर कॉफ़ी विद डिविजनल कमिश्नर, तो ये आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था, डिनर विद कलेक्टर, है ना? डिनर विद कलेक्टर, ये प्रोग्राम कहाँ पर चला था? ये चला था कोटा में, है ना? और उसी समय हमने ये कॉफ़ी विद डिविजनल कमिश्नर की भी बात की थी, तो ये पाली जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके अंतर्गत नवाचार है। तो इसमें क्या है, 10वीं से 12वीं कक्षा की 100 बालिकाओं के साथ संवाद करेंगे डिविजनल कमिश्नर, तो इसको नाम दे दिया कॉफ़ी विद डिविजनल कमिश्नर। फिर एक देखें हम लोग तो डॉक्टर शालिनी गर्ग हैं, है ना? ये भरतपुर की रहने वाली हैं और ये बुडापेस्ट हंगरी में एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है, समिट हुई है, तो भारत का रिप्रेजेंटेशन ये वहाँ पर करेंगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है पर एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर देश का पहला हाई स्पीड रेलवे ट्रायल ट्रैक, है ना? ये नावा सिटी मेडता नागौर। देखो पुराना फैक्ट है वैसे तो ये, पर फिर भी वापस न्यूज़ में रहा है तो इम्पोर्टेंट है। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, तो एक आपको पता होगा आईएचएमएस, है ना? इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। सिमिलरली हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, ये काम क्या करेगा? तो देखो हेल्थ मैनेजमेंट के लिए जो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको इंटीग्रेट करेगा ये इलेक्ट्रॉनिकली। डिजी हेल्थ लॉकर, यूनिफाइड डिजिटल सर्वे, मतलब जो जितना भी मेडिकल सिस्टम है ना उसको कंप्लीटली ऑनलाइन करने की कवायद ये है हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। फिर एक पक्षियों के लिए दाना पानी अभियान, तो अब देखो मेरे को कुछ मत बोलना कि सर क्या-क्या चीज़ें पढ़ा रहे हो आप, पर ऐसा पूछा जाता है तो झालावाड़ जिला प्रशासन द्वारा ये एक दाना पानी अभियान चलाया जा रहा है पक्षियों के लिए, तो इसमें इन्होंने क्या विश्व रिकॉर्ड बनाया ना, इसलिए ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, जो राजस्थान का जून महीने का करंट अफ़ेयर्स था, है ना? हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी-जल्दी इसको कवर करें और अक्टूबर तक हो जाएगा, उसके बाद में इंडिया और ये सब कुछ देखेंगे। और इन केस अगर आप लोग इच्छुक हो तो बता देना कौन-सा सब्जेक्ट कवर करना है। बाकी मैं तो अगेन आई टेल यू, इफ आई हैव डिसाइडेड, मैंने पहले दिन ये डिसाइड करके बोल दिया है कि मैं ए टू ज़ेड कवर करने वाला हूँ, तो आई विल डू इट, है ना? इन एनी मैनर, इन एनी सर्कमस्टेंसेस आई विल डू इट। तो अब आपकी इच्छा है, आप बताना चाहो तो बता देना। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।